घर में गरीबी की मार, घर की औरतों के तन पर फटे पुराने चिथड़े कपड़े और एक वक्त का खाने का कोई इंतजाम नहीं। उसके दरवाजे पर जो पर्दा लटका हुआ है, अगर कोई साहूकार उस पर्दे को आकर खींच दे, फाड़ दे, तो उसे क्या देखने को मिलेगा। मैं हरेश प्रसाद और आप देख रहे हैं सामाजिक कहानियाँ चैनल। आज के इस वीडियो में हम पर्दा कहानी लेकर आए हैं। बहुत ही मार्मिक कहानी है। जसपाल कालरा की लिखी हुई कहानी पर्दा, जो हम सुनाने जा रहे हैं आपको। आपसे विनती है कि इस पूरे वीडियो को देखें, तभी कहानी बढ़िया समझ में आएगी। और हमारे चैनल को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आइए सुनते हैं कहानी पर्दा। चौधरी पीरबख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे में और डाकखाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब की ज़िंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में खास तरक्की न हुई। वही 30 और 40 रुपये माहवार का दर्जा। अपने ज़माने को याद कर चौधरी साहब कहते, वो भी क्या वक्त थे। लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टरी करते थे, और आजकल की तालीम है कि इंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़ कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदों पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी। चौधरी इलाही बख्श डाकखाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा देने पर भी जगह तंग ही रही। दरोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था, और बाहर बैठक में वे मोढ़े पर बैठ नेचा गुड़गुड़ाया करते। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई, और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लग गया। बैठक न रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी की टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का रहता। जाहिर है दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए? इस समस्या का हल इस तरह से हुआ कि दरोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरियाँ एक के बाद एक ड्योढ़ी में लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे इंट्रेंस पास कर डाकखाने में 20 रुपये का क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों-ज्यों ज़माना गुजरता जाता, तालीम और सरकारी नौकरी दोनों मुश्किल होती जाती। और तीसरे बेटे होनहार थे। उन्होंने वजीफ़ा पाया। जैसे तैसे मिडिल कर स्कूल में
मुदर्रिस का देहात चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे न बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर बोझ के सिवा और है क्या। स्कूल की फीस हर महीने और किताबों, कापियों और नक्शों के लिए रुपये ही रुपये। चौधरी पीर बख्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी ही भरी। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल की मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज़्यादा तो नहीं तो क्या, सफ़ेदपोश खानदान की इज्जत पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़ें न थी। चौकी पर बैठते कलम दवात का काम था। 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को मकान कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपया था। आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उग आई थी। नाले पर मक्खियों और मच्छरों के बादल उमड़ते रहते थे। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सजी मिले कपड़ों की गंध उबलती रहती। दाईं ओर बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कूली रहते। इस सारी बस्ती में पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफ़ेदपोश थे। उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते। उनके घर की औरतों को किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक किसी काम काज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका घर से निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती है तो रुपये पैसे के शक्ल में नहीं, आल औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़की। दूसरी लड़की होने को थी तो पीर बख्श की वालिदा मदद के लिए आईं। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालिदा की फिक्र करने आया नहीं। वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्म की झंझटें होती हैं। कभी बच्चे को तकलीफ़ है तो कभी जच्चा को। ऐसे में कर्ज की ज़रूरत कैसे न हो। घर बार हो तो कर्ज तो होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा है, हर महीने की 7 तारीख को गिन कर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चीड़ है। कभी बहुत ज़रूरत पड़ने पर मेहरबानी करते। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रख कर उधार ले आते। गिरवी रखने से रुपये के 12 आने ही मिलते। ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और चीज़ के घर लौट कर आने की संभावना नहीं रहती। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ से सुई धागा ले उसकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल। मकान की ड्योढ़ी का किवाड़ गलते गलते गल गए। कई दफ़े कसे जाने से पेंच टूट गए और सुराख ढीले पड़ गए।
मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपल्ली किराया और वह भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, ना हो मकान छोड़ जाओ। आखिर में किवाड़ गिर गए। रात में जैसे तैसे चौधरी चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती कि कहीं चोर न आ जाएं। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबुत कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को न मिलता, पर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ न हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। यह चोर जो ठहरा, चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वह पर्दा भी तार तार होते होते आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक न रह गया। दूसरे दिन एकमात्र घर की पुश्तैनी चीज दरी दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी को काहे खराब करोगे, बाजार से ला टाट का टुकड़ा ना लटका दो। पीर बख्श टाट की कीमत भी आते जाते कई दफ़े पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में न मिल सकता था। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े की महंगाई के इस ज़माने में घर की 5 औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूँ गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में केवल एक दफ़े पेट भर सकने के लिए आटा के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पाजामा में से जब पैबंद संभालने की ताब न रही, मार्किन का एक कुर्ता पैजामा ज़रूरी हो गया। पर लाचार थे, गिरवी रखने के लिए अब घर में कुछ भी न हो। गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह भर देखकर वह रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोंद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीर बख्श को रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। कहीं और कोई प्रबंध ना हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बब्बर अली खान से उन्होंने 4 रुपये उधार ले लिए थे। बब्बर अली खान का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बब्बर मियाँ से कर्ज लेते रहते। कई दफ़े पीर बख्श ने बब्बर अली को कर्ज और सूद की किस्त ना मिलने पर अपने हाथ के डंडे से रीढ़ी का दरवाज़ा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और रीढ़ी में बीच बचाव भी करना पड़ा था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपये महीना पर 4 रुपया कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बब्बर अली ने 1 रुपया माहवार की किस्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। खान की किस्त ना दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की बात पर ख्याल कर चौधरी के रोए खड़े हो जाते। 7 महीने फाँका करके भी वे किसी तरह किस्त देते चले गए। लेकिन जब सावन से बरसात बिछड़ गई और बजरा भी रुपये का 3 सेर मिलने लगा, तब किस्त देना संभव न रहा। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीरबख्श ने खान की दाढ़ी छू और अल्लाह की कसम खा 1 महीने के मुआफ़ी चाही। अगले महीने 1 का सवा देने का वायदा किया। खान टल गया।
भादों में हालात और परेशानी भी हो गई। बच्चे की माँ की तबीयत रोज़ रोज़ गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में ना ठहरता। पथ्य के लिए उसको गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया। गेहूं मुश्किल से रुपये का सिर्फ 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा। कभी प्याज के टुकड़े या धनिया की खुशबू के लिए ही मचल जाता। कभी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काली नमक की ही ज़रूरत हो तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया। नाहक इकन्नी निकल जाती है। चौधरी को 2 रुपये महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 रुपये हिसाब में निकले। बचे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल कर सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपयों में से 1.25 रुपये खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी में ना हुई। मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा और अनाज की गठरी ले वे घर पहुँचे। खान के डर से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चों, उनकी माँ, दूध ना उतरने के कारण सूख कर कांटा हो रही उनकी बच्ची थी और चलने फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ़ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें उनके सामने नाच जाती। धड़कते हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो 8 तारीख की सुबह तड़के चौधरी के मिल चले जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद हुआ। रात भर सोच समझकर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। मिल के मालिक लाला जी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकती। तनख्वाह मिलते ही वह 1.25 रुपये हाजिर करेगा। माँ के वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। हम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने के वास्ते हम यहाँ नहीं आया है। हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा कर देगा। 5वें दिन रुपया कहाँ से आता? तनख्वाह मिले अभी हफ्ता दिन भी नहीं हुआ। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत कर फिर कहते, अरे भाई हो तो 20 आने पैसे 1 रोज के लिए देना, ऐसी ही ज़रूरत आ पड़ी है। उत्तर मिला, मियाँ पैसा कहाँ, इस ज़माने में पैसा का मोल कौड़ी का नहीं रह गया। हाथ में आने से पहले ही उधार में उठ गया तमाम। दोपहर हो गई, खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं होगा। चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और घंटे भर तक ड्योढ़ी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा। पर्दे की आड़ से बड़ी बीबी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं, खान फिर आता है। खान गाली देता,
नहीं बदजात चोद भीतर में छिपा है। हम 4 घंटे में फिर आता है। हम रुपया लेकर जाएगा, रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा। हमारा रुपया क्या हराम का है? 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी, चौधरी चौधरी। पीर बख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वे बिल्कुल निःसत्व हो गए, हाथ पैर सुन, गला खुश्क। गाली दे पर्दे को ठेल कर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेष्ट ना रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने के वास्ते छिपा है। एक से एक बढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों पीरों के नाम निकल गई। इस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपने मुसीबत बताकर मुआफ़ी के लिए खुशामद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? खान डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? तनख्वाह किधर में जाता? हरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका कर शरीफजादा कैसे बनता? तुम हमको अपनी बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी तो दो। हम ऐसे नहीं जाएगा। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा खुदा खान के लिए दुआ मांग। पीर बख्श ने कसम खाई, 1 पैसा की घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले। खान और आग हो गया। हम तुम्हारी दुआ का क्या करेगा? तुम्हारा खाल का क्या करेगा? उसका तो जूता भी नहीं बनेगा। तुम्हारा खाल से तो ये टाट अच्छा। खान ने ड्योढ़ी पर लगा दरी का पर्दा झटक लिया। ड्योढ़ी का पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई। वे डगमगा कर जमीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को देख सकने की ताकत चौधरी में ना थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी हो खड़ी कांप रही थीं। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसी सिकुड़ गई जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चिथड़े उनके 1/3 अंग को ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिर भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक निराशा में उसने ला हौल बिल्ला कहा और असफल लौट गया। भय से चीख कर ओट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीड़ छट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब इसकी आवश्यकता भी नहीं रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वह अब मर चुकी थी। आप सुन रहे थे जसपाल कालरा की लिखी हुई कहानी पर्दा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।
फिर मिलेंगे हम अगले किसी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, नई कविता के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।